नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी फिलहाल कौन सा चैप्टर चल रहा है प्रगति पे? विद्युत वाला चैप्टर चल रहा है, अध्याय नंबर 12 और इसका ये दूसरा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होते हैं। ठीक, आवेशों के बीच कब आकर्षण बल लगता है, कब प्रतिकर्षण बल लगता है, इन सब चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का संयोजन देखेंगे, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे, प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ओम का नियम। ध्यान दीजिए, ओम के नियम की अगर बात करें ना, ओम के नियम की, तो ओम का नियम समझने की कोशिश करिएगा। एक बेहतरीन टॉपिक में से एक है, क्योंकि विद्युत पढ़ रहे हैं अगर आप, ठीक है, ओम का नियम ना पढ़िए तो समस्या होगी। अब खास बात समझिएगा, ओम का नियम केवल डीसी सर्किट पे लागू होगा। कौन से सर्किट पे? डीसी सर्किट। ओम का नियम केवल किस पे लागू होगा? डीसी सर्किट्स पे ना, एसी पे नहीं लागू होगा। अब यहीं पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं एसी और डीसी की। डीसी करंट यानी दिष्ट धारा, जो जनरली सेल या बैटरी से आपको धारा मिलती है वो डीसी करंट है। और जो आपके घर पे आती है करंट वो क्या है? एसी करंट है। एसी की क्या कहानी है कि इसका परिमाण और डायरेक्शन समय के साथ साथ क्या होता रहता है? बदलता रहता है। यानी एक बार पॉजिटिव में चलती तो एक बार निगेटिव में, फिर पॉजिटिव तो फिर निगेटिव। समय के साथ साथ दिशा भी देखिए चेंज हो रहा है और परिमाण भी, ठीक है। जबकि डीसी की क्या कहानी है? इसका समय के साथ साथ न दिशा चेंज होगा न परिमाण बदलेगा। ठीक, एक ही दिशा में चलेगी, वो भी किसमें? केवल और केवल पॉजिटिव। ठीक, यही रीजन है कि डीसी करंट ज्यादा खतरनाक होती है किससे? एसी से। याद रखिएगा, डीसी ज्यादा खतरनाक है किससे? एसी से। और ओम का नियम केवल कहां तक लागू होगा? जहां पे डीसी सर्किट होंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। अब डीसी का सिंबल क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक प्लस टर्मिनल और दूसरा माइनस टर्मिनल। बड़ा वाला प्लस टर्मिनल होगा और छोटा वाला माइनस टर्मिनल। ये डीसी का सिंबल हो गया। एसी का सिंबल क्या होता है? ऐसे गोला करके ऐसे बीच में ऐसे टेढ़ा कर देंगे, ये एसी का सिंबल है। तो ये एसी का सिंबल है और आपके पास ये डीसी का सिंबल है। एसी मतलब डायरेक्ट करंट, अरे डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब देखते हैं हम लोग ओम का नियम। अब ओम के नियम को समझिएगा। वैज्ञानिक का नाम था साइमन ओम ना, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ तार के सिरों के विभवांतर, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर और धारा में एक संबंध स्थापित किया। किसमें किसमें? विभवांतर यानी V और I के बीच एक संबंध स्थापित किया। और इन्होंने ये कहा कि अगर कोई चालक तार है, ध्यान दीजिए, चालक तार है, उसके सिरों का जो विभवांतर है ना और उसमें जो बह रही है धारा है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है। किसने बताया? ओम ने बताया। अब क्या रिलेशन है कि जो उस चालक में बहेगी धारा यानी I, इसके विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन कंडीशन है, कब? जब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तब। ध्यान दीजिए, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। अच्छा, ये भौतिक अवस्था कौन सी बात हो गई? जैसे ताप ना बदले चालक तार का, उसका घनत्व ना चेंज हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं, लंबाई न बढ़ जाए, छोटी न हो जाए पहले जितना था, यही सब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। तब क्या होगा? जो उस चालक तार में बहने वाली धारा होगी यानी I, वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, यही है ओम का नियम कि किसी चालक तार के सिरों पे जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यही बात कहा है किसने? ओम ने। बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। तब अब ये चिन्ह हम लोग हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है, किसके रूप में? आर के रूप में। किसके रूप में? आर के रूप में। तो अब ये आर कौन सी वाला? अच्छा, फॉर्मूला यही है, ध्यान दीजिएगा, V बराबर आई आर। किसके नियम से निकल के आया? ओम के नियम से। आर क्या है? हम कल चर्चा किए थे आर के बारे में। आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जो धारा बहने का क्या करता है? विरोध करता है। चांदी का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वो अच्छा चालक है। ठीक, तो जिस चीज का प्रतिरोध ज्यादा होगा
उतने खराब चालक होंगे। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। और ये चिन्ह हटाते तो कांस्टेंट आई के आर के रूप में आ जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है V बराबर आई इंटू आर। आर क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मात्रक होता है ओम, इसी नाम से ओम। और सिंबल क्या होता है? ध्यान दीजिए, सिंबल बड़ा खतरनाक है, ऐसे ओम बनाते हैं ना, सिंबल ये है, ये ओम है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक। अब हम लोग क्या देखेंगे? ये ओम का नियम था, आपको जरूर पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछता है। अब देखेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, समझने की कोशिश करिएगा। हम अभी बताएं, परिपथ में बहने वाली धारा का क्या करेगा? विरोध करेगा। परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करने वाला कारक ही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक, प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध आर बराबर, जैसे देखिए अभी V बराबर हम क्या फार्मूला लिखे थे? आई आर, तो आर बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? V बटे के आई, ये फार्मूला होगा। किसके बराबर? प्रतिरोध के बराबर। मात्रक हम अभी बताए थे, मात्रक क्या लिखिएगा? मात्रक ओम लिखिएगा। किसका? प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। या फिर क्या लिख सकते हैं? V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम किसका मात्रक हो गया? प्रतिरोध का। अब क्या देखेंगे कि इस प्रतिरोध को परिपथ में कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो दो कंडीशन है, कौन कौन से क्रम? एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे हम कहते हैं परिपथ में 2-3 तो प्रतिरोध लगे हों। अच्छा, प्रतिरोध का सिंबल समझ लीजिए पहले। सिंबल यानी प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक क्या होता है? ऐसे ऐसे ब्रेकर बना देंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे? ब्रेकर बना देंगे। जैसे रोड पे ब्रेकर होता है ना, ब्रेकर क्या काम करता है? स्पीड घटाता है। ईवी ब्रेकर जैसा होगा, क्या करेगा? करंट की मात्रा घटा देगा, यानी विद्युत धारा के बहने से क्या करेगा? रोकेगा। तो एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और दूसरा पार्श्व क्रम, जिसको पार्श्व क्रम अथवा समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम? पार्श्व क्रम, या फिर इसी को क्या कहते हैं? समांतर क्रम। ध्यान रखिएगा, ये चीज अक्सर लड़के कंफ्यूज होते हैं। तो दो कंडीशन होगा, एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल। अब श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? मान लीजिए एक प्रतिरोध का सिंबल था, हम कहे 3-4 प्रतिरोध को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए पहला प्रतिरोध, इसका नाम R1 रख दिए। अब इसी के आगे जस्ट दूसरा वाला प्रतिरोध जोड़ देंगे, कौन सा? R2। इसी के आगे जस्ट तीसरा वाला जोड़ देंगे, कौन सा वाला? R3। ये श्रेणी क्रम हो गया। एक के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, तीसरे के जस्ट बाद चौथा, श्रेणी क्रम। ऐसे समझिएगा, हम कह रहे हैं पहले प्रतिरोध का पहला टर्मिनल होगा और ये दूसरा सिरा, बोलिए होगा ना। और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। तो ध्यान दीजिए कि पहले प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को अगले वाले प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कराया गया। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट है। फिर से वहीं दूसरे वाले प्रतिरोध के दूसरे टर्मिनल को तीसरे वाले के पहले टर्मिनल से यहां टकराया गया है। देखिए जोड़ा गया है। तो ऐसे जोड़ते हैं, एक के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, तो ये श्रेणी क्रम। समांतर क्रम की क्या कहानी होगी, समझने की कोशिश करिएगा। हम कह रहे हैं एक प्रतिरोध यहाँ पे R1 हो गया, अब इसका पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा ये होगा। एक प्रतिरोध और होगा R2, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये। इसी तरह चलिए एक और ले रहे हैं R3, सेम केस, इसका पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये। तो देखिए तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह जोड़ देंगे लाके, देखिए जोड़ दिए यहाँ पे। अब तीनों का दूसरा सिरा एक जगह ले जाके जोड़ दिए, देखिए यहाँ पे जोड़ दिए। तो ये क्रम कौन सा वाला हो गया? समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह पे जुड़ा हो और दूसरा सिरा किसी दूसरे जगह पे। तो ये क्रम क्या कहलाएगा? समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम। लेकिन एक के बाद जस्ट दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, तो इस श्रेणी क्रम। तो अब हम लोगों को देखना यही है, प्रतिरोध का संयोजन की श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या आता है, समांतर क्रम के लिए क्या आता है, इन दोनों के लिए फार्मूला हम लोग अभी देख रहे हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग? श्रेणी क्रम ना, श्रेणी क्रम संयोजन। पहले एक देख लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। अब भाई हम बात बताएं, एक क्या बताए हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये पहला प्रतिरोध है R1, इसी के जस्ट बाद क्या होगा? R2, इसी के जस्ट बाद क्या होगा? R3, अनंत तक भी जा सकते हैं। हम 3 को लेके हल कर रहे हैं फार्मूला ना। चलिए अब इसे हम ला के एक सेल के टर्मिनल से क्या किए? जोड़ दिया, और एक साथ में क्या लगा दिए? कुंजी लगा दी। बीच बीच में बताते चलेंगे जो चीजें आएंगी। कुंजी को के से इंडिकेट करता था, बड़ा टर्मिनल अभी बताया था प्लस, छोटा टर्मिनल बताया था माइनस। ठीक है, और ये सेल है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना? भी है। अच्छा ध्यान समझिएगा,
सेल क्या होता है, सुनते चलिएगा। सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जनरली समझते चलिएगा। एक प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते, पुनः चार्ज नहीं होते, प्राथमिक सेल कहलाएंगे। यानी लिखो फिको पेन जैसा, एक बार यूज किए फेंक दिए, वही हाल है प्राथमिक सेल का। द्वितीयक सेल क्या होंगे, पुनः चार्ज होंगे, पुनः चार्ज किए जाएंगे। ठीक, द्वितीयक सेल। उदाहरण की अगर बात कर ले प्राथमिक में, शुष्क सेल, ध्यान दीजिए, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टीय सेल, ये किसके उदाहरण है, प्राथमिक सेल के। द्वितीयक सेल में सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, ये किसके उदाहरण है, द्वितीयक सेल के। इनको देखो वर्ड जुड़ा संचायक, सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, यानी इसमें संचित होगा क्या, आवेश फिर से। तो रिचार्जेबल ये है और ये नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, तो सेल ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका विभवांतर क्या हो गया, भी। अच्छा, कुंजी क्या है, स्विच जानते हैं आप लोग, जो सर्किट को ऑफ कर देगा या ऑन करेगा। कुंजी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, ध्यान दीजिएगा। एक खुला कुंजी और दूसरा बंद कुंजी। ध्यान से समझिएगा, एक बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं। खुला कुंजी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा नहीं बहेगी। बंद कुंजी में धारा बहेगी, सही लिख रहे हैं, बंद कुंजी में धारा बहेगी और खुला कुंजी में धारा नहीं बहेगी। कैसे, देख लीजिए, बताइए। ये कुंजी अभी क्या है, खुला है, ध्यान से देखिए, खुला है, सर्किट जुड़ा नहीं है, तो क्या ये इस सब में धारा जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ तार टूटा है। अभी इसे बंद कर दें, कुंजी को क्या करें, बंद कर दें ऐसे। अब बताइए धारा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बंद कुंजी में यही रीजन है कि धारा बहेगा और खुला कुंजी में धारा नहीं बहेगा। कुंजी क्या होता है, सर परिपथ ब्रेकर होता है, एक तरह से समझ लीजिए, जो परिपथ में धारा को बहने से पूरी तरीके से रोकता है या धारा बहा देता है। ठीक है, क्या काम है, खुला कुंजी जब होगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, बंद कुंजी होगा तो धारा बहेगी। तो अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, ज्यादा हो गया इधर उधर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, तीन प्रतिरोध को हम किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। एक के जस्ट बाद दूसरा, दूसरे के जस्ट बाद तीसरा, तीसरे के जस्ट बाद ऐसे करके चौथा भी जोड़ सकते हैं। अब बताइएगा, अगर हम कहें सेल से धारा बह रही है कितना एम्पियर की, आई एम्पियर की, कितना एम्पियर की, आई, तो बताइए क्या आगे कहीं तार टूटा है, कहीं तार दो भाग में बटा है, कहीं तीन भाग में, ऐसा नहीं ना, एक ही रास्ता है ऐसे, तो धारा हर में समान होगी, धारा हर जगह क्या होगी, समान। यानी श्रेणी क्रम में आई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सी ये नियत, ये न घटेगा न बढ़ेगा। पर विभव कांस्टेंट नहीं होगा, वोल्टेज इसके सिरों का अलग होगा, इसके सिरों का अलग होगा, इसके सिरों का अलग होगा, वोल्टेज अलग अलग रहता है। ध्यान दीजिए, धारा कांस्टेंट होती है जबकि विभव कांस्टेंट नहीं होता, अर्थात ये परिवर्तित होता है, मतलब हर एक का विभव अलग अलग रहेगा। तो चलिए, पहले के सिरे का विभव मान ले रहे हैं V1, दूसरे का मान ले रहे हैं V2, तीसरे का मान ले रहे हैं V3। बट इन तीनों को जोड़िएगा तो टोटल इतना होना चाहिए, क्योंकि यही तो दे रहा है तीनों को। तो हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि टोटल V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम जानते हैं किसके नियम से, ओम के नियम से। क्या जानते हो ओम का नियम, V बराबर क्या होता है, बोलिए IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो इसी तरह V1 बराबर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, I1 R1, बोलिए लिखेंगे। बट ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि I1 I2 I3 कहीं है क्या, नहीं, केवल I है। तो I1 की जगह केवल क्या कर देंगे, I, बाकी R1 है। यानी ये किसके सिरे का विभवांतर निकल गया, पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर। इसी तरह V2 बराबर निकालिएगा तो IR2, किसके सिरे का विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर। V3 बराबर निकालिएगा तो क्या आएगा, IR3, किसके सिरे का विभवांतर, तीसरे के सिरे का विभवांतर। अब ये सब वैल्यू उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ V के जगह क्या रखिए, IR, V1 के जगह क्या रखिए,
IR1, V2 की जगह क्या रखिए IR2, यहां से रखना है देखिए, प्लस V3 की जगह IR3। अब ध्यान दीजिएगा क्या कॉमन दिख रहा है इधर से I, ब्रैकेट में क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर IR के। I से I क्या होगा कैंसिल आउट, तो R इक्वल टू क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी श्रेणी क्रम में पूछेगा कि 3-4 प्रतिरोध जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, ये क्या हो गया, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, अगर n तक जुड़ा है तो n तक जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला है। क्या क्या याद रखना है आपको कि धारा श्रेणी क्रम में कांस्टेंट होती, विभवांतर परिवर्तित होता है, और फॉर्मूला ये याद रखना है, और कुछ भी कहानी नहीं इसमें याद रखना है। अब क्या देखेंगे समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम में क्या कहानी होगी, जस्ट उल्टा। समांतर क्रम समझिएगा, समांतर क्रम, समांतर क्रम में हम क्या बताए थे कि कहीं एक सिरा से R1 भी जुड़ा होगा और इसी जगह से R2 भी जुड़ा होगा और इसी जगह से R3 भी जुड़ा होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तीनों एक ही जगह जुड़े हैं और ये तीनों हम ला के क्या कर रहे हैं, सेल के टर्मिनल से क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात कि हम हमेशा धारा किधर से बहाएंगे, प्लस टर्मिनल से होते हुए धारा कहाँ जाएगी, माइनस टर्मिनल में। तो आइए, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कल बताए थे कि जिधर की तरफ प्लस आवेश उधर की तरफ विद्युत धारा की दिशा, प्लस इधर विद्युत धारा भी इधर, माइनस के विपरीत। देखिए माइनस वाला इधर है, ऐसे चल के आएगा, धारा जा रही है ऐसे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि विभव कितना इसके सिरे का भी है। बट एक बात बताइए, ये इस तार पे ध्यान से, इस रास्ते पे यहां तक तो ए पॉइंट तक तो सब कुछ ठीक था। अब ए पे 3 भागों में धारा क्या हुई, बट गई। हम कह रहे हैं पानी जा रहा है इस पाइप से और ये 3 भागों में क्या हुआ, बट गया। तो तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा बिल्कुल। तो R1 में हम मान ले रहे हैं I1 धारा जा रही है, R2 में मान ले रहे हैं I2 धारा जा रही है, और R3 में मान ले रहे हैं I3 धारा जा रही है। बट वो बटा कौन है, यही तो बटा है I 3 भागों में। तो यानी जो I होना चाहिए वो किसके बराबर, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, वहां भी बराबर था। मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि समांतर क्रम में भी क्या होगा, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो गया। बदल कौन रहा है, I परिवर्तित है, I बदल रहा है, जस्ट उसका उल्टा। तो अब भाई फिर किसके नियम से चलिएगा, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बताइए कि I बराबर होता है V बाई आर, V बराबर I है, I बराबर V बाई आर। अच्छा, तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालिएगा, तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो I1 बराबर क्या लिख दीजिएगा, V बटे के R1। क्यों, क्योंकि V सब में सेम है, V सब में क्या है, सेम है। तो I1 धारा R1, तो I1 बराबर V बाई R1 इसी जगह से। इसी तरह क्या लिखिएगा, दूसरे के लिए I2 बराबर V बाई R2, तीसरे के लिए I3 बराबर V बाई R3। ये वैल्यू उठा के कहाँ रखिए, इसमें रख दीजिए, रख दीजिए। I की जगह क्या रखिएगा, V बाई R, I1 की जगह क्या, V बाई R1, प्लस I2 की जगह क्या, V बाई R2, प्लस R3 की जगह क्या, V बाई R3। क्या कॉमन दिख रहा है, V ऊपर से इधर कॉमन दिख रहा है, तो 1 बटे क्या बचा, R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, किसके बराबर, V बटे R के। तो V से V क्या होना, कैंसिल आउट, बचा क्या, केवल 1 बटे R बराबर 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3। ये फॉर्मूला, यानी श्रेणी क्रम में डायरेक्ट क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि समांतर क्रम में देखिए उलट के है। ये वही कहानी है, कौन, तुल्य प्रतिरोध वाली। ठीक, तो श्रेणी क्रम में क्या समान था, श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट थी, समांतर क्रम में विभव कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यही रीजन है, यही रीजन है कि धारा को श्रेणी क्रम में जब मापते हैं तो अमीटर लगाते, श्रेणी क्रम में ही अमीटर को लगाते। रीजन है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान, इसीलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते। विभवांतर समांतर क्रम में समान होता है, इसीलिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। कल वाला एक क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अब क्या देखेंगे हम लोग,
अब देखेंगे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी जो ये आर है ये किस किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। अब देखेंगे ना प्रतिरोध किन किन कारकों पे ये व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। पहला पॉइंट अगर देखें तो जो ये आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल के होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल के मतलब सीधे सीधे संबंध रखता है, जितना लंबा तार लेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तार छोटा यूज करिएगा प्रतिरोध घट जाएगा, तार जितना बड़ा यूज करेंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा। यही रीजन है कि जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हो छोटे छोटे तार लगाए जाते ताकि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के मान बढ़े ना। ठीक है, तो पहला केस हो गया। केस नंबर 2 कि आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोटाई के। मोटाई मतलब क्षेत्रफल के, जैसे हम कह रहे हैं ये मोटा तार है, देखिए मोटा है, ठीक है, और जबकि अगर इतना पतला तार देखिए इसका क्षेत्रफल ये वाला कम है और ये वाला इसका क्या है ज्यादा है। ये पतला तार और ये मोटा तार, तो यही क्षेत्रफल जिसको क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये कि ई अगर बढ़ा तो ई घट जाएगा, ई घटा तो ई बढ़ जाएगा। मतलब जितना मोटा तार उसका प्रतिरोध उतना ही कम, जितना पतला तार उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा। ठीक, तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है जबकि उसी पदार्थ का पतला तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। कौन कह रहा है, ये नियम कह रहा है। ठीक है, तो ये जैसे हम ये दोनों लोगों को मिलाते हैं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल बटे ए आता है और ये चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट किसके रूप में आता है, इसे रो पढ़ते, अभी बता रहे हैं रो यल बटे ए, ये क्या है इसे रो पढ़ते, क्या पढ़ते, रोने वाला रो है ना, नहीं रोने वाला रो नहीं है, इसका नाम है रो। और ये क्या है, पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध या पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है। मात्रक क्या होता है अगर इसका बात कर, अच्छा इसकी वैल्यू हर पदार्थ के लिए अलग अलग होती है, फिक्स होता है हर पदार्थ के लिए अलग अलग। कॉपर है उसके लिए अलग, लोहा है उसके लिए अलग, चांदी है उसके लिए अलग, यानी सबके लिए अलग अलग वैल्यू देता है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का बार बार मात्रक पूछता है, तो यहां से अगर हम लोग रो की वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिए, तो ए को अगर इधर भेजिएगा तो आर इंटू ए हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा यल। तो ये हो गया रो के लिए फॉर्मूला। और मात्रक की अगर बात कर लें, प्रतिरोध का मात्रक हम क्या बताए थे आपको, ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या मात्रक लिखेंगे, ओम मीटर। याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। लड़के क्या करते, केवल ओम मार देते, गलत हो जाएगा, लगेगा प्रतिरोध तो कौनो प्रतिरोध है, कौनो प्रतिरोध क्यों, प्रतिरोध का केवल होता है ओम, अब विशिष्ट प्रतिरोध का हो जाएगा ओम मीटर। ठीक, तो ये बेहतरीन टॉपिक था, किसके किसके ऊपर निर्भर कर लिया, विशिष्ट प्रतिरोध पे भी कर लिया, लंबाई पे भी कर लिया, एरिया पे भी कर लिया। लंबाई बढ़ाइएगा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, लंबाई घटाइएगा प्रतिरोध भी घट जाएगा, मोटा तार लगाइएगा प्रतिरोध घट जाएगा, पतला तार लगाइएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन जब कराएंगे अगले क्लास में तो इस पे भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से कराया जाएगा। ठीक, चलिए आप क्या देखते हैं, अब आखिरी चीज क्या है, वही प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पिछला प्रश्न आपसे ये किया गया था कि प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में किस पदार्थ में पाया जाए, कौन से खाद्य पदार्थ में। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, अगर जनरली आपसे ऑप्शन के हिसाब से दिया है तो आप ऑप्शन में क्या ढूंढिएगा, 2-3 चीज ढूंढ सकते हैं। अगर दाल ढूंढ रहे तो भी सही बात है, ठीक है, दूसरा सोयाबीन ढूंढ रहे हैं तब भी सही बात है, लेकिन अब अगर दोनों साथ में आ जाए तो कौन, सोयाबीन, तो क्या लगाइएगा, सोयाबीन। सोयाबीन, अच्छा बड़ा वाला नहीं, सोयाबीन जो दाने आते हैं सोयाबीन की उसकी बात हो रही है, वो तो जो खाने वाला सोयाबीन मार्केट में सब्जी जिसकी बनाते हैं वो नहीं, सोयाबीन की दाल होती है बड़े बड़े, उसका क्या बनाते हैं, सोयाबीन एक तेल वाला पौधा है जिसकी तेल की पेराई होती है ना, तेल निकाला जाता है उससे, उस सोयाबीन की बात हो रही है। अरहर की दाल देखे ना, अरहर की दाल उतने बड़ा बड़ा सोयाबीन की भी बीज होते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, अब अगर दाल में सबसे ज्यादा में किसमें पूछा जाए तो अरहर में, अरहर की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा जिसका आपको आंसर जरूर देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।